नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नंबर 1 रफ्तार स्टडी एनआरएस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपको इस चैनल पर जो है सभी पॉलिटेक्निक से संबंधित जितने भी आपको अपडेट आएंगे उनको आपको जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जो है अभी ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए जो विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी दिया है, हम उस पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे हो रही है और उसके जो है सभी निर्देश को भी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो अब हम इसको देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संख्या व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट उनके द्वारा दिए गए विकल्पों व आरक्षण के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट जो है दिया गया है gcub.nic.in के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका, देख रहे हैं ना, यह आपका वेबसाइट है। उसके बाद हम देखते हैं कि छात्र अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल नंबर सुरक्षित रखें जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में उनको देना हो। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्रेषित होगी। आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास हमेशा हो और उसको सुरक्षित भी रखिए, और उसी पर आपका ओटीपी नंबर जो है भेजा जाएगा, जिससे कि आपकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी उस पर भेजी जाएंगी। तो छात्रों को यह सलाह दे रहे हैं कि काउंसलिंग हेतु दिए गए निर्देशों की प्रिंट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें। जो प्रिंट कॉपी आप निकलवाएंगे उसका आपको अध्ययन अच्छे से करना होगा। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 250 रुपये है। आपको प्रवेश पत्र लेना है, स्कोर कार्ड आपका जो है वो, और जमा पूर्ण शुल्क अथवा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹3000 की रसीद व सीट अलॉटमेंट लेटर की एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें। इतना चीज़ दोस्तों आपको अलग से अपने पास एक फ़ोटोकॉपी करा कर आपको रखना है, ताकि मान लीजिए आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको जो है वो दिखा सकें। अगला हम देखते हैं, चलते हैं ऊपर। तो देखते हैं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि सभी प्रकार की दिए काउंसलिंग शेड्यूल के समयांतर्गत रहेंगी। समयांतर्गत शेड्यूल जो है वो जो है दिया गया पोर्टल पर उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 8 चरणों में संपन्न होगी। देख रहे हैं दोस्तों आप, 8 चरणों में संपन्न होगी। उसके बाद हम देखते हैं, तो फिर आता है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम अर्हता शैक्षणिक अंक पत्र व अन्य प्रमाण पत्र मूल रूप से उपलब्ध हों। जाति, ईडब्ल्यूएस या अन्य कोई भी जिसके पास जो सर्टिफिकेट बनता है, तो वो प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता ज़रूर होगी। उनके पास जो है वो सब मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्योंकि उनकी जो है आवश्यकता पड़ सकती है वेरिफिकेशन के समय। तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क, संपूर्ण शुल्क तथा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिन से ऑनलाइन ही जमा होगा। ये सब ऑनलाइन ही जमा होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए हाँ, अभ्यर्थी को वेबसाइट जो है gcub.nic.in पर अपने विवरण, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम व जन्मतिथि देने होंगे। जिनके सही पाए जाने पर एक फॉर्म खुलेगा, जिससे अभ्यर्थियों द्वारा अपने संपर्क विवरण आदि तथा नया पासवर्ड द्वारा भरा जाएगा। हाँ दोस्तों, आप अपना नया पासवर्ड भी वहाँ भरेंगे। आपको पुनः रोल नंबर, जैसा कि देख रहे हैं आपको पुनः रोल नंबर वो नए बनाए पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अभ्यर्थियों को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा जो भी मतलब आप जितने भी शैक्षणिक अर्हता या आरक्षण व अन्य संबंधी मतलब जितने प्रमाण पत्र दिए हैं उन सभी वो सब जो है आपके पास हैं और वो सब सही हैं। हाँ दोस्तों, यही इसमें कहा गया है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होगा। अगर चेक में आप गलत पाए जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, अभ्यर्थी के प्रवेश संबंधित समस्त कार्य जो है प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउंसलिंग के लिए संबंधित सहायता केंद्र के माध्यम से ही होना है। अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार करे। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग व राज्य अर्हता में त्रुटि है तो उसे परिवर्तित कर सकता है। अगर इसमें आपका जो है वो कोई मतलब त्रुटि है तो आप उसको जो है परिवर्तित कर सकते हैं। राज्य अर्हता के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर अंकित बिंदु 3 पर दिए गए विवरण को अवश्य पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि जो 4 पृष्ठ पर दिया गया है उसको आप जो है अवश्य पढ़ लें। तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे तो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है, उत्तर प्रदेश की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। जो ये उत्तर प्रदेश से अर्हता नहीं है उनका जो है वो चतुर्थ चरण में काउंसलिंग होगा। हाँ दोस्तों,
तो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी। जब पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके पश्चात में जो है काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी। काउंसलिंग फ़ीस है जो है 250 रुपये दिए गए विकल्पों यथा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या मतलब बैंक चालान आप किसी भी प्रकार से जमा कर सकते हैं। आपका कोई भी बैंक देखिए दिया गया, ICICI बैंक जो है, SBI बैंक, किसी भी शाखा में, मतलब आपका शाखा कोई भी हो के माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउंसलिंग फ़ीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जाएगी। आपका जो काउंसलिंग फ़ीस समस्त चरणों हेतु है वो केवल एक ही बार ली जाएगी। काउंसलिंग फ़ीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी। आप जो एक बार फीस जमा कर देंगे दोस्तों, वो आपकी जो है वापस नहीं होगी किसी भी हाल में। यही इसमें बताया गया है कि और नंबर 6 देखते हैं हम, चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग। तो जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य संपन्न हो गया है वह अभ्यर्थी अपने चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिन ID की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप अथवा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प देखेंगे जिसमें कि वह अपने वरीयता क्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देखे हैं कि वरीयता क्रम के आधार पर माना जाएगा, तो अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को वरीयता क्रम में शामिल करेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो है अभ्यर्थियों द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा। हाँ दोस्तों, लॉक करने के उपरांत कोई भी वस्तु, कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते दोस्तों, इसलिए आप जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपना जो है लॉक कराइएगा। अभ्यर्थी के प्रथम 3 चरण में विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं है। आप जो है प्रथम 3 चरण में कोई भी मतलब विकल्प नहीं चुन सकते, उसको कोई सीमा ही नहीं दिया गया। चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल 10 विकल्प का चयन किया जा सकेगा तथा छठवें चरण से अंतिम चरण तक केवल एक विकल्प का चयन किया जा सकेगा। देखिए अगला दिखता है 7वां नंबर जो दिया हुआ है, तो क्या दिया है, सीमा आवंटन। प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा, मतलब निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। प्रत्येक चरण में जो है उसका तिथि एक दिया गया है नीचे, अभी हम आपको दिखाते हैं, और उसका जो है सीट आवंटन उसी के अनुसार होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्प के आधार पर सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन ID पर उसका आवंटन दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से जो है फ्रिज अथवा फ्लॉट का विकल्प चुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आप देख रहे हैं, इनमें से आपको जो है विकल्प चुनना होगा। तो प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी फ्लॉट का विकल्प चुनता है तो अभ्यर्थी के लॉगिन पर सेट एक्सेप्टेंस, देख रहे हैं ना, सेट एक्सेप्टेंस फी की लिंक प्रदर्शित हो जाएगी। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथियों के अंदर जो है वो रुपया जितना भी है मतलब 3000 रुपये की आपको जो है वो आपको क्या करना है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन जमा करना होगा। हाँ दोस्तों, अब दिया गया सभी फ्लॉट अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीट आवंटन होने पर यदि वह फ्रेज का विकल्प चुनता है अथवा तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रेज माने जाएंगे, जैसा कि यहाँ देखिए दिया गया है ना। तो अवशेष शुल्क पुनः अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करना होगा, तभी अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है देखिए, क्योंकि इसमें पूरा आपको डिटेल में जानकारी दी जा रही है। आपके सामने देखिए ये PDF आपका है भी, उसमें आप देख भी सकते हैं। यदि अभ्यर्थी जो है देखिए यहाँ दिया गया है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत पश्चात अभ्यर्थी पर लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जमा किए गए जाने वाले शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित की जाएगी। अच्छा दोस्तों, हम आपके नीचे चलते हैं, जैसा कि ये सब आप देख ही रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना होगा तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है दिया गया है प्रथम से पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चयनित सहायता केंद्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इनकी स्वप्रमाणिक छायाप्रति तथा 2 फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। उनके पास जो है 2 फोटोग्राफ होना चाहिए, और अभी जो हमने बताया वो सब होना चाहिए। छठवें चरण से अंतिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा कराया जाएगा। सहायता केंद्र केवल 5वें चरण तक की काउंसलिंग तक ही कार्य करेगा। तो ये जो सहायता केंद्र है वो जो है केवल 5 चरण तक ही काम करेगा। छठवें चरण से जो है वो सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर अपना जो है वो करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों में कमी पाई जाती है तो निम्न प्रकार से नियमानुसार सहायता केंद्र प्रभारी काउंसलर द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि इसमें जो है वो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। तो देखते हैं हम आगे। यदि कमी इस प्रकार की है जिसका निराकरण संभव नहीं है, जैसे कि यदि शैक्षणिक योग्य आयु जो है आपका 1/7/2020 को न्यूनतम 14 वर्ष है, तब नहीं होगा। फिर
तो अभ्यर्थियों को आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी अथवा अभ्यर्थी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया इस वर्ष के लिए बाहर किया जाएगा। जैसा दूसरा देख रहे हैं, यदि कमी इस तरह से है कि जिसमें अभ्यर्थी के आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है। यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग के अंतर्गत निर्धारित उपवर्ग, जैसा कि यहाँ सब दिया हुआ है, में सीट आवंटित होती है परंतु अभ्यर्थियों के पास आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके आरक्षण वर्ग उपवर्ग के नियमानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, SC ST MP एफ PH दिया हुआ है। SC ST में तो जनरल में किसी भी हो सकता है, मतलब हाँ, तो इस तरीके से आप देख लीजिए इन सबको। और किसी अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन संभव नहीं है। ये देख लीजिए, सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में नहीं जा सकता कोई भी। उसी तरीके से जो है आरक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग में नहीं जा सकता। उसके बाद हम 9वां नंबर देखते हैं, क्या दिया है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया है। शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप उसके पास होना चाहिए। तो जैसा कि दिया गया, अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है। आपका जो ये है अस्थायी है एकदम। तो प्रवेश संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी को उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करना होगा। जैसे मैं देख लेते हैं जो कि अभ्यर्थियों है विशेष निर्देश जो दिए गए हैं कि प्रथम चरण में अभ्यर्थियों के द्वारा यदि सीट आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो वह द्वितीय व तृतीय की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि इसी प्रकार से भी दिया हुआ है, तो अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर शुल्क जमा कर दें। हाँ दोस्तों, आप निर्धारित शुल्क पर जमा करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता पिता की आयु ₹2 लाख, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ₹2 लाख यहाँ दिया हुआ है। ₹2 लाख से अगर जो है उनका किसी भी हाल में मतलब तक है, यदि उनकी प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था में हुआ है तो उन्हें मात्र ₹3,000 जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाए जाते हैं तो अवशेष शुल्क वे संस्था में जमा करेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए, अब हम बात करेंगे प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है। जी हाँ दोस्तों, अब हम काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउंसलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में अर्हता रखते हैं उन्हीं का। तो देखिए, प्रथम चरण दिनांक जो है 30/9/2020 से प्रारंभ, मतलब आज से प्रारंभ हो गया है दोस्तों। और ये देखिए, प्रथम चरण हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया जो दिया गया है, निर्धारित अवधि भी दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि सभी छात्र अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना, ये जो है 30 से लेकर 4 तारीख तक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक है। उसके बाद हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग, तो ये जो है वो दिनांक 2 से लेकर 5 तक है दोस्तों। फिर उसके बाद सीट आवंटन देखते हैं, तो ये जो है 6 से लेकर 10 मतलब ये 6 तारीख तक सीट आवंटन जो है 6/10/2020 निर्धारित अवधि इसका है, 6 तारीख को है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब दिया गया है आपको कि आप अगर अभ्यर्थियों द्वारा ₹3,000 सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करना है तो ये भी जो है देखिए दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सब दिया गया है। और लास्ट जो है उसका मतलब विकल्प आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा करना, ये जो है 6 से 12 तक दिया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय चरण देखते हैं, दिनांक 8/10/2020 से प्रारंभ होगा। ये कब से? 8/10, मतलब कि 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। तो द्वितीय चरण हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना, ये जो है 8 से लेकर 12 तारीख तक होगा, मतलब 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। उसके बाद चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग, प्रथम चरण के फ्लॉट अभ्यर्थियों अपना विकल्प परिवर्तित कर सकते हैं। दिनांक 8 से लेकर 12 तक इसका भी है। सीट आवंटन जो है वो 13 तारीख को आएगा दोस्तों। हाँ, 13 अक्टूबर को आएगा सीट आवंटन, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सीट आवंटन जो है आपका 13 तारीख को आ रहा है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन। और जैसा कि ये सब देखिए दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करना है तो ये जो है 13 से 16 तारीख तक होगा। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय चरण का। तो तृतीय चरण में हमारा क्या दिया हुआ है कि तृतीय चरण में सभी पात्र नए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना, उनके जो 14 से 16 तारीख तक है। सीट आवंटन इनका जो है 17 तारीख है। और इनका जो है चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग जो है वो 14 से जो 16 अक्टूबर तक है। उसके बाद हम देखते हैं सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संपूर्ण अथवा अवशेष शुल्क ऑनलाइन जमा करना। ये 17 से 20 तक है। उसके बाद चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया की हम बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग में केवल संयुक्त परीक्षा प्रवेश पत्र 2020 में उत्तीर्ण तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सभी मतलब आउट स्टेट जो है सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित है पात्र होंगे। इन चरणों के अभ्यर्थियों केवल 10 विकल्प भर सकते हैं। मतलब कि कहते हैं कि अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अतः अभ्यर्थी अपने विकल्प अब सही वही विकल्प वरीयता क्रम में भरें जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों। और जैसा कि चतुर्थ चरण जो है दिनांक 21/10/2020 मतलब 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। चतुर्थ चरण काउंसलिंग हेतु प्रक्रियाएं जैसा कि दिया गया है, निर्धारित अवधि भी इधर है। तो ये जो सभी 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इसका जो है वो निःशुल्क पुनर्रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग जो है 21 से लेकर 22 अक्टूबर तक है। उसके बाद सीट आवंटन जो है 23 अक्टूबर को आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे तो शाम 5 बजे तक 23 से 25 अक्टूबर तक करा सकते हैं सभी आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा करना जो है वो देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं 23 तारीख से 26 तारीख है। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए पंचम चरण की 24 तारीख, ये तो 24 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। 24 अक्टूबर से पंचम चरण भी प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें जो है वो अभ्यर्थियों को जो है वो सीट आवंटन मतलब होने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन 24 से लेकर 26 तक कराया जाएगा। 24 से 26 तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग की लॉकिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 24 से 26 तक या सीट आवंटन 27 को आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप जो है केंद्र पर जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके लिए कब टाइम है उसका 27 से लेकर 29 अक्टूबर है अब शाम 5 बजे तक। और उसके बाद अगर आपको निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना है उसके वेरिफिकेशन कराना है तो जो है 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक है दोस्तों। छठे चरण के 8वें अंतिम चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंचम चरण तक सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी राजकीय अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निकों की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी उनके केवल अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। हाँ दोस्तों, ये इसमें कह रहा है कि जो परीक्षा नहीं दिए हों और जो है अपने पास के निजी क्षेत्र जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें जो है वो जो मतलब कि अपना एडमिशन ले सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये जो कि इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं आप, काउंसलिंग है रजिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वो 21 तारीख को दिया हुआ है, देख लीजिए 21/10 जो है पूरा लिखा हुआ है 21/10/2020 से मतलब कि 21 अक्टूबर से छठे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए छठे से अंतिम चरण तक अभ्यर्थियों केवल एक विकल्प होना उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा, उनके लिए केवल एक ही विकल्प है और उसी पर उनके जो है प्रवेश लेना है और नहीं तो अन्यथा अंतिम चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अतः अभ्यर्थी वही विकल्प वरीयता क्रम में भरें जिसमें वह प्रवेश लेने इच्छुक हों। उसके बाद हम बात करते हैं कि छठे चरण के अंतिम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा दोस्तों। हाँ, जैसा कि देख ही रहे हैं तो ये आपको 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। तो 31 से एवं प्रवेश परीक्षा में नहीं सम्मिलित अभ्यर्थी हेतु 21 से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होगा वो 21 से 31 तक होगा। हाँ दोस्तों, 21 से 31 तक होगा। और देखिए इसमें पुनः रजिस्ट्रेशन जो है निःशुल्क मतलब अगर किसी को अभ्यर्थियों का जो निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन होगा वो 31 तारीख को होगा। ठीक है दोस्तों। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो 31 से 2 तक होगा, मतलब 31 अक्टूबर से 2 नवंबर। हाँ, सीट आवंटन भी आ जाएगा 3 नवंबर को सीट आवंटन भी आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो है वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 6 नवंबर दिया हुआ है शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो है शुल्क ऑनलाइन जमा करना मतलब वो भी जो है 3 से 6 तारीख तक दिया हुआ है, 3 से 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक। और हम आपको ऐसे ही सभी आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा छठा जो पेज है उसमें हम देख रहे हैं कि 7वां चरण जो है 7वां चरण में क्या है 7 नवंबर से प्रारंभ होगा। ये इसमें जो निर्देश परिवर्तन की संभावनाएं हैं उसमें क्या दिया गया है कि करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 से 8 तारीख दिया हुआ है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो वही सब है, मतलब कि 7 से 8। सीट आवंटन जो है वो 9 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहे तो 9 से 11 से करा सकते हैं। उसके बाद अपना जो है शुल्क ऑनलाइन जमा करना है तो 9 से 11 तारीख तक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 8वां चरण। 8वां चरण जो है वो 12 नवंबर को आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो अभ्यर्थियों को निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन होगा वो 12 से 13 होगा। इसमें क्या करना है उसके बाद लॉकिंग एवं देख रहे हैं कि
फिलिंग और लॉकिंग जो है 12 से 13, सीट आवंटन जो है 14 तारीख को आ जाएगा, मतलब 14 नवंबर को आ जाएगा। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 15 नवंबर को करा सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन पश्चात निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना जो है वो 15 नवंबर को हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर कराएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब अगला वीडियो आप पॉलिटेक्निक के ऊपर बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।